जी बच्चों अस्सलाम वालेकुम। हम लोग क्या पढ़े थे? वी वर स्टडिंग ब्लॉक 8 माइक्रोबायोलॉजी बैक्टीरियोलॉजी चैप्टर नंबर 17 हम लोग पढ़े थे आपकी रिकमेंडेड बुक लेविंसन से। ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझे कह रहे थे कि ये टेबल के ऊपर जो शीट बिछी हुई है ना, इससे काफ़ी रिफ्लेक्शन होती है, तो मैंने यहाँ पे ना ये रेड कलर की शर्ट बिछा दिया ताकि तुम लोगों को इस चीज़ में ना मसला ना हो। इतना मैं ख्याल रखती हूँ तुम लोगों का, और तुम लोग ना सब्सक्राइब करते हो, ना चैनल को वीडियो शेयर करते हो, ना कमेंट करते हो। अगर यही हाल रहा तो मैं छोड़ जाऊँगी, ये काम मैं बता रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेटर से बेटर जो है ना वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी ख्याल नहीं करते। अच्छा खैर, हम लोग ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के बारे में पढ़े थे बच्चों। ग्राम पॉजिटिव रॉड्स के हमारे पास 5 मेडिकली इंपॉर्टेंट जेनेरा होते हैं, जिसमें हमारे पास बेसिलस है, क्लोस्ट्रीडियम है, कॉर्निबैक्टीरियम है, लिस्टीरिया मोनोसाइटोजेनीस और गार्डनेरेला वेजिनालिस है। बेसिलस एंथ्रेसिस और बेसिलस केरियस के लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोडेड हैं। अब क्लोस्ट्रीडियम में से भी क्लोस्ट्रीडियम हम लोगों ने टेटनाई भी पढ़ लिया है, बॉटुलिनम भी पढ़ लिया है, और आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है बच्चों? क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस पढ़ना है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम क्लॉस्ट्रीडियम डिफिसाइल करके ये चैप्टर खत्म कर देंगे। अच्छा, अब क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस के बारे में अगर हम बात करें तो हम लोगों को पता है कि ये सबकी तरह, बाकी क्लॉस्ट्रीडियम की तरह, बाकी तमाम चैप्टर के ऑर्गेनिज्म की तरह ग्राम पॉजिटिव रॉड है। ये एनएरोबिक होता है क्योंकि सारे क्लॉस्ट्रीडियम हमारे पास एनएरोबिक होते हैं। ये हमारे पास स्पोर्स बना रहा होता है क्योंकि जो पहले दो ऑर्गेनिज्म थे बेसिलस और क्लॉस्ट्रीडियम, ये स्पोर फॉर्मिंग थे। ठीक है, रिवाइज करवाती रहती हूँ ताकि तुम लोगों को याद रहे। और पहले तीन ऑर्गेनिज्म बेसिलस, क्लॉस्ट्रीडियम और कॉर्निबैक्टीरियम हमारे पास टॉक्सिन्स प्रोड्यूसिंग होते हैं, तो बच्चों ये भी टॉक्सिन प्रोड्यूस कर रहा होता है। अब जिस तरह क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई के टॉक्सिन का नाम था टेटनोस्पाज्मिन, क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम के टॉक्सिन का नाम था बोचुलिनम टॉक्सिन। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस क्योंकि दो डिजीजेस कॉज करे, इसलिए इसके दो टॉक्सिन है। एक का नाम है अल्फा टॉक्सिन, एक का नाम है एंटारोटॉक्सिन। अच्छा, अब ये डिजीजेस कौन सी कॉज करता है? क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई कौन सी कॉज करता था? टेटनस। बोचुलिनम कौन सी कॉज करता था? बोचुलिज्म। तो क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस हमारे पास क्या कॉज करता है? गैस, गैंग्रीन और फूड पॉइजनिंग। ठीक है, इसका नाम थोड़ा डिजीजेस से जो है ना वो डिफरेंट है। बाकी सब के तो डिजीजेस जैसे नाम है ना तो इसका नाम क्या है? परफेरेंजेंस। तो आपने इसे याद रखना है कि इसके अंदर क्या आ रहा है? एफ आ रहा है, तो एफ से बनता है फूड पॉइजनिंग, और जी भी आ रहा है, और जी से क्या बनता है? गैस गैंग्रीन। ठीक है, एफ और जी ये दो चीज़ें आपने याद रखनी है। और बच्चों एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊं तो गैस गैंग्रीन बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसकी पैथोजेनेसिस बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। मेरे कॉलेज में तो ये बहुत ज़्यादा आता होता था। ठीक है, जिस कॉलेज में मैं हूँ वहाँ के तो टीचर्स को ये फेवरेट सवाल होता था, गैस गैंग्रीन की पैथोजेनेसिस पूछना। अच्छा जी, अब हम स्टार्ट करते हैं गैस गैंग्रीन से। गैस गैंग्रीन के दूसरे नाम क्या है बच्चों? एक इसका नाम है मायोनेक्रोसिस, क्योंकि ये मसल्स को निक्रोज कर रहा होता है, या फिर दूसरा नाम है नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस, वही निक्रोजिंग, और तीसरा नाम है फ्लैश ईटिंग डिजीज। अगर आप लोगों को याद हो बच्चों तो कि नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस या फ्लैश ईटिंग डिजीज हम लोगों ने कहीं और भी पढ़ा है। हम लोगों ने कहाँ पे पढ़ा है? हम लोगों ने इसको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज के अंदर पढ़ा है। इसके अलावा हमने स्टैफ ऑरियस में पढ़ा, खासतौर पर जो इसकी मर्सा स्पीशीज होती है स्टैफ ऑरियस की, वो कॉज कर रही होती है। तो आप लोगों ने याद रखना है कि जो गैस गैंग्रीन है इसको मायोनेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग फेशियाइटिस या फ्लैश ईटिंग डिजीज भी बोलते हैं। और इसके क्या क्या कॉमन सोर्सेज क्या हैं? आप लोगों ने मर्सा भी याद रखना है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनीज भी याद रखनी है। लेकिन अगर गैस गैंग्रीन के नाम से पर्टिकुलरली आए तो फिर आप लोगों ने जो ऑप्शन लगाना है वो क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजेंस लगाना है। वैसे ये तीनों ऑर्गेनिज्म जो है ना आपने याद रखने हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा, अब हम इसकी ट्रांसमिशन की बात करते हैं। मैंने आप लोगों को बताया कि जो स्पोर फॉर्मिंग ऑर्गेनिज्म है, ट्रांसमिशन में कुछ याद आए तो आपने स्पोर को बीच में ले आना है। इसके स्पोर्स भी सॉइल के अंदर ही वाइड स्प्रेड होते हैं जिस तरह टेटनाई और बोचुलिनम के होते हैं। लेकिन इसके जो वेजिटेटिव सेल्स है बच्चों, वो आपके नॉर्मल फ्लोरा का पार्ट है। आपका जो कोलॉन है और लेडीज का जो वेजाइना होता है वहाँ का नॉर्मल फ्लोरा, यानी कि नॉर्मली वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। और वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं? जो एक्टिव बैक्टीरियल सेल्स होते हैं, जो कि डिवाइड कर रहे होते हैं और रिप्रोड्यूस कर रहे होते हैं। तो स्पोर्स कहाँ पर होते हैं? सॉइल में होते हैं। वेजिटेटिव सेल्स कहाँ होते हैं? नॉर्मल फ्लोरा होता है कोलॉन और वेजाइना का। अच्छा, अब ये जो वॉर वूंड्स होते हैं, यानी कि पुराने जमाने में जो जंगें होती थी, जंगों में जो जख्म लगते थे तलवारों वगैरह से या इवन गोलियों वगैरह से भी जो जख्म लगते हैं, वहाँ पे इसके होने के चांसेस, इसके डिवाइड होने के चांसेस, रिप्रोड्यूस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, जो ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट्स या कार एक्सीडेंट होते हैं, मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होते हैं। इसके अलावा सेप्टिक अबॉर्शन, एंडोमेट्राइटिस वगैरह, यानी कि ऐसा अबॉर्शन जो कि सेप्टिक हो, जिसकी वजह से जो आपके बैक्टीरिया है वो बॉडी के अंदर फैल, जिसको एंडोमेट्राइटिस भी बोलते हैं, वहाँ पे जो है इसके डिवाइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिस तरह हम लोगों ने क्लॉस्ट्रीडियम टेटनाई की बात की थी कि वो कहाँ पे था कि जब आप मिट्टी में गिर रहे हो, आपको चोट वगैरह लग रही है वहाँ से, या फिर नियोनेटल टेटनस भी हमने पढ़ा था। इसके अलावा क्लॉस्ट्रीडियम बोचुलिनम में हमने कहाँ पे पढ़ा था? इन्फैंट बोचुलिज्म था और वूंड बोचुलिज्म था, कैंड फूड वगैरह खाने से या वूंड वगैरह से, और इन्फैंट के अंदर वो हनी वगैरह से हम लोगों ने पढ़ा था। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है कि स्पोर्स वाइड सेपरेट होते हैं सॉइल के अंदर, वेजिटेटिव सेल्स नॉर्मल फ्लोरा कोलोन और वेजाइना है, वॉर वूंड्स, आर्टी और सेप्टिक अबॉर्शन वगैरह में
इस डिजीज़ का होने का चांस ज़्यादा है। पैथोजेनेसिस की बात करते हैं तो जिस तरह मैंने बात की कि ये ट्रॉमा या सर्जरी वगैरह में ठीक है, सर्जिकल वुंड्स या ट्रॉमा के वुंड्स, वहाँ पे जब कोई डीप वुंड लगता है ना, तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई हो जाती है कम, यानी कि एनारोबिक इन्वायरमेंट हो जाता है। तो एनारोबिक इन्वायरमेंट हम लोगों को पहले ही पता है कि एनारोबिक इन्वायरमेंट बहुत अच्छा इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ को डिवाइड होने के लिए। तो वहाँ पे क्या होता है कि इसके स्पोर्स जर्मिनेट होना स्टार्ट कर देते हैं और बैक्टीरिया जो है ना वो मल्टीप्लाई करने स्टार्ट कर देते हैं। अब जब बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं तो वहाँ पे टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करते हैं, और टॉक्सिन कौन सा प्रोड्यूस करते हैं बच्चों? अल्फा टॉक्सिन, ठीक है। अल्फा अल्फा लेसिथिनेज भी इसको बोलते हैं, अल्फा टॉक्सिन या फिर लेसिथिनेज या फिर फॉस्फोलाइपेज, इसके 3 नाम है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। आप लोगों ने इसको एमसीक्यू है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसको याद रखने के इसके टॉक्सिन का नाम क्या है? अल्फा टॉक्सिन। अब जब वहाँ पे बैक्टीरिया डिवाइड हुए, ठीक है, स्पोर्स ने टॉक्सिन प्रोड्यूस, स्पोर्स से वेजिटेटिव सेल्स बने, वेजिटेटिव सेल्स ने टॉक्सिन बनाया। टॉक्सिन हम आपके पास क्या करते हैं, ये टॉक्सिन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ये है कि इसका नाम है फॉस्फोलाइपेज। सेल मेम्ब्रेन के अंदर जो फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये उसको डैमेज कर देता है, ठीक है, सेल मेम्ब्रेन्स को, यानी कि डैमेज कर देता है सेल की, और सेल क्या हो जाता है? टूटने लग जाता है, क्योंकि सेल का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्केलेटन पार्ट होता है वो तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन होती है ना उसकी। फॉर एग्जाम्पल ये सेल है, सेल मेम्ब्रेन है, तो ये फॉस्फोलाइपेज या अल्फा टॉक्सिन या लेसिथिनेज क्या करेगा? सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा। जब ये सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक कर देगा तो वो सेल तो टूट जाएगा, उसकी डिसइंटीग्रेशन हो जाएगी, निक्रोसिस हो जाएगी, और अगर ये सेल आरबीसी हुआ तो आरबीसी की क्या हो जाएगी? हिमोलिसिस हो जाएगी। तो डिग्रेडेटिव, इसके अलावा हिमोलिसिस और टिश्यू निक्रोसिस के अलावा ये क्या करता है कि इसके जो एंजाइम्स होते हैं, इस टॉक्सिन के एंजाइम, वो गैस प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि एनारोबिक है ना, तो एनारोबिक हमारे पास स्मेल भी कॉज करेगा, गैस भी कॉज करेगा। कौन सी गैस? बुनियादी तौर पर हाइड्रोजन गैस जो है ना वो प्रोड्यूस होती है, वो एक्यूमुलेट हो जाती है टिश्यूज़ के अंदर, जिसकी वजह से वो टिश्यू स्वेल कर जाते हैं, क्रेपिटस प्रोड्यूस होता है। क्रेपिटस क्या होता है बच्चों? क्रेपिटस ना एक क्रैकलिंग साउंड होती है, ऐसे कड़कड़ की आवाज़ होती है, जो जैसे आप लोग ये पिक्चर देखो, आप लोगों की बुक की बनी हुई है, ठीक है, ये इस बंदे को क्या हुआ है? गैस गैंग्रीन हुआ है। यहाँ पे क्या हुआ है? सारा एरिया ब्लैक हुआ है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्मेल भी प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे देखो ये फूला फूला सा हुआ है ना, ये वाली जगह, तो इसको अगर हम प्रेस करेंगे तो यहाँ पे क्रैकलिंग साउंड प्रोड्यूस होगी और सारी निक्रोसिस हुई हुई है, सारा ब्लैक हो गया है, ठीक है। ये किस वजह से हो रहा है? ये हमारे पास अल्फा टॉक्सिन या फिर अल्फा लेसिथिनीज की वजह से हो रहा है। अब तक जो हम लोगों ने बात की है मैं वो आप लोगों को रिपीट करा देती हूँ। हम लोगों ने क्या बात की है बच्चों? हम लोग पढ़ क्या रहे हैं? हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स के बारे में पढ़ रहे हैं, जो कि क्लॉस्ट्रीडियम की एक स्पीशीज है। हम लोगों ने बात की कि ये ग्राम पॉजिटिव रॉड होता है, ये एनारोबिकली डिवाइड करता है, ये स्पोर फॉर्मिंग होता है, और इसके टॉक्सिन का नाम क्या होता है कि अगर ये गैस गैंग्रीन कॉज करेगा तो अल्फा टॉक्सिन, लेसिथिनेज या फिर फॉस्फोलाइपेज होगा, अगर ये फूड पॉइजनिंग कॉज करेगा तो इसका नाम एंटेरोटॉक्सिन होगा। गैस गैंग्रीन के दूसरे नाम है मायोनेक्रोसिस, नेक्रोटाइजिंग फेशियाटिस या फिर फ्लैश ईटिंग डिजीज। क्लॉस्ट्रीडियम परफेरेंजिन्स के अलावा स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिस और मर्सा भी ये कॉज कर रहे होते हैं। ट्रांसमिशन कैसी होती है कि स्पोर्स हमारे पास सॉइल में होते हैं, वेजिटेटिव सेल्स नॉर्मल फ्लोरा कोलोन और वजाइना होते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है, और इन कंडीशन के अंदर डिजीज होने के चांसेस ज्यादा हैं। क्यों ऐसा क्या हो जाता है कि जब कोई डीप वूंड होता है तो वहाँ पे ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है। एनारोबिक इन्वायरमेंट जो कि फलने फूलने के लिए बहुत अच्छा इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे स्पोर्स जर्मिनेट होते हैं, बैक्टीरिया मल्टीप्लाई होते हैं, टॉक्सिन प्रोड्यूस करते हैं। टॉक्सिन का नाम क्या है? अल्फा टॉक्सिन, लेसिथिनीज या फिर फॉस्फोलाइपेज। इस टॉक्सिन ने क्या करना होता है कि इसने सेल मेम्ब्रेन्स को डैमेज करना होता है, आरबीसी की हिमोलिसिस करानी होती है, और इसके डिग्रेडेटिव एंजाइम ने गैस प्रोड्यूस करनी होती है। वो गैस टिश्यूज के अंदर एक्यूमुलेट होकर क्रेपिटस या फिर क्रैकलिंग साउंड कॉज करती है। अब क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे कि जाहिर है उस जगह पे बहुत शदीद क्योंकि निक्रोसिस हो रहा है, वो गल सड़ रही है वो एरिया, तो वहाँ पे पेन होगा, ठीक है, एडीमा होगा, वो जगह स्वेल कर जाएगी, वहाँ पे क्रैकलिंग साउंड होगी, सेलुलाइटिस होगा, गैंग्रीन या फिर निक्रोसिस होगा। इसके अलावा क्योंकि आरबीसीज की हिमोलिसिस करा रही होती है तो जॉन्डिस भी साथ होगा। और ये तो इस कंडीशन में जब कोई वॉर वूंड, कोई सर्जिकल वूंड या फिर आरटीए वगैरह है। हमने तो पढ़ा था कि ये लेडीज के अंदर जब सेप्टिक अबॉर्शन होता है वेमेन के अंदर एंडोमेट्राइटिस के केस में, वहां पे भी ये ग्रो कर सकता है, तो वहां पे ब्लडी वेजिनल डिस्चार्ज भी साथ होगा। लैब डायग्नोसिस आपने याद रखनी है कि स्पेसिमेन जो हम लेंगे वो वूंड का टिश्यू या फिर एक्सुडेट लेंगे, ठीक है। हम माइक्रोस्कोपी जब करते हैं यानी कि ग्राम स्टेनिंग, तो आपको ग्राम पॉजिटिव रॉड नजर आएंगे। कल्चर जो है ना वो कह रहा है कि एनरोबिक कंडीशन में किया जाता है, शुगर फर्मेंटेशन या फिर ऑर्गेनिक एसिड प्रोडक्शन, ये इसके टेस्ट होते हैं। कितना याद करने की जरूरत है बच्चों, बस आप लोग ये याद रखो कि जब हम इसको ब्लड अगार पे ग्रो कर रहे होते हैं तो ये डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस देता है। मैंने आप लोगों को बताया ना कि ये हिमोलाइज कर देता है आरबीसी को पकड़ के, तो ब्लड अगार के ऊपर ये डबल जोन ऑफ हिमोलिसिस देगा, ठीक है। मैं पिक्चर भी शेयर कर दूंगी अगर आप लोग कहोगे तो। ट्रीटमेंट क्या होता है कि आपने सर्जिकल डिब्राइडमेंट करनी होती है, यानी कि वूंड वगैरह को साफ करना होता है, क्लीन करना होता है, और जो हिस्सा खराब होता है उसको हम काट देते हैं। इसके अलावा आपने क्या देना है? एंटीबायोटिक्स देने हैं, पेनिसिलिन जी प्लस क्लेंडामाइसिन देनी होती है। अच्छा, अब यहाँ तक हम लोगों ने गैंग्रीन की बात कर ली। दूसरा पॉइंट हमारे पास आता है फूड पॉइजनिंग का। फूड पॉइजनिंग अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो जो स्पोर्स होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? सॉइल में होते हैं। इसके अलावा वो फूड को कंटेमिनेट कर सकते हैं। जाहिर है फूड पॉइजनिंग है तो फूड के थ्रू पेट के रास्ते से ही खराब करेगी ना। अब इसके जो स्पोर्स होते हैं वो कुछ हीट रेजिस्टेंट होते हैं, यानी कि आप जितना भी पका लो उसको वो खत्म नहीं होंगे। और ये रीहीटेड डिशेस पर्टिकुलरली गोश्त वगैरह के साथ जो है ना इसका ताल्लुक है। अगर आप लोगों को याद हो तो रीहीटेड फ्राइड राइस हम लोगों ने पढ़ा था, वो कहाँ पे पढ़ा था? बैसिलस केरियस के अंदर पढ़ा था।
अब इसकी अगर हम पैथोजेनेसिस की बात करें तो ये भी हमारे पास कोलोन का नॉर्मल फ्लोरा है, ठीक है, लेकिन स्मॉल बाउल का नहीं है, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। ये हमारे पास कोलोन यानी कि जो बड़ी आंत होती है, जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है, उसका नॉर्मल फ्लोरा है, लेकिन स्मॉल बाउल का नहीं, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का नहीं है। और जिस जगह का ये नॉर्मल फ्लोरा ना हो ना, वहां जाकर ये खराबी कॉज करता है, यानी कि कोलोन को तो ये कुछ नहीं कहता, लेकिन स्मॉल बाउल के अंदर जाकर डायरिया कॉज कर देता है। इसका एंटेरोटॉक्सिन जो होता है वो डायरिया कॉजिंग होता है, ठीक है। और इसका जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है वो हमारे पास किस तरह का होता है, स्टैफ ऑरियस जैसा। अगर आप लोगों को याद हो तो अब अभी हम लोगों ने पीछे एक डिजीज पढ़ी थी, बेसिलस केरियस कॉज कर रहा था गैस्ट्रोएंटेराइटिस, उस पर हमने पढ़ा था कि दो टॉक्सिन्स थे, ठीक है। और इनमें से जो एक टॉक्सिन था वो स्टैफ ऑरियस जैसा था, और दूसरा टॉक्सिन जो था वो कैसा था, वो हमारे पास कॉलेरा जैसा था, ठीक है। सॉरी, ये हम लोगों ने पढ़े थे, हाँ, बेसिलस केरियस के अंदर ही पढ़ा था। एक हमारे पास स्टैफ जैसा था और एक हमारे पास कॉलेरा जैसा था। तो ये अगेन हम लोग क्लॉस्ट्रीडियम की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर आप लोगों को याद हो ये वाला पैराग्राफ, तो यहाँ पर हम लोगों ने बात की थी कि ये जो बेसिलस केरियस होता है ये दो सिंड्रोम कॉज करता है। एक सिंड्रोम स्टैफ जैसा होता है और एक सिंड्रोम की क्लिनिकल फाइंडिंग क्लॉस्ट्रीडियल गैस्ट्रोएंटेराइटिस जैसी होती है। तो यहाँ पे मैंने आपको जिक्र किया था कि क्लॉस्ट्रीडियम की एक स्पीशीज भी गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर रही थी, तो वो यही स्पीशीज होती है, ठीक है। यानी कि स्टैफ ऑरियस जैसा मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है, यानी कि ये भी सुपर एंटीजन होता है। स्टैफ ऑरियस एक खुद हो गया सुपर एंटीजन जो गैस्ट्रोएंटेराइटिस कॉज कर रहा है, एक हो गया बेसिलस केरियस का एक टॉक्सिन, और एक हो गया जनाब क्लॉस्ट्रीडियम। तो ये तीन भाई हैं। अच्छा, क्लिनिकल फाइंडिंग की बात करें तो 8 to 16 आवर का इंक्यूबेशन पीरियड होता है। जिस तरह स्टैफ के फीचर्स थे, इसके भी इसी तरह फीचर्स होंगे, यानी कि वाटरी डायरिया होगा विद क्रैम्प्स और साथ में वॉमिटिंग भी होगी, और ये 24 आवर के अंदर रिजॉल्व हो जाता है, कोई खास बात नहीं है। लैब डायग्नोसिस हम लोग नहीं करते, ट्रीटमेंट हम सिम्टोमेटिक देते हैं, यानी कि डायरिया वगैरह है तो ORS दे देंगे, ठीक है, वाटर और सॉल्ट और शुगर वगैरह सब कुछ मिला के। बाकी इसमें से ऐसी कोई समझने वाली बात नहीं है। इसमें से गैस गैंग्रीन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फूड पॉइजनिंग के निस्बत, तो बुक से मैं दिखा दी थी, लेकिन बुक के अंदर ऐसा कुछ है नहीं। तो इंशाल्लाह फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलते हैं। और हाँ बच्चों, मैं बताना भूल गई, सॉरी, मैं 25 जून से 9 जुलाई तक जो है मैं एक सेशन कंडक्ट करवा रही हूँ। ये मेरा नंबर है, यहाँ पे आप लोग मुझे टेक्स्ट कर दो तो मैं आप लोगों को ब्लॉकेट के सेशन के अंदर ऐड कर दूंगी। 15 डेज का बच्चों ये सेशन होगा, ठीक है। इसके अंदर हम लोग कौन कौन से टॉपिक कवर करेंगे, इसके अंदर हम अपनी माइक्रो कवर करेंगे, हम अपनी फार्मा कवर करेंगे, इसके अलावा हम नियोप्लेजिया कवर करेंगे। माइक्रो को हम लोग देंगे 8 दिन, फार्मा को हम देंगे 5 दिन, और नियोप्लेजिया को हम लोग 2 दिन। इसमें क्या होगा बच्चों कि इसमें आप अब ये तो जैसे मैं बना रही हूँ ना वीडियो, ये तो एक टॉपिक ही है, लेकिन अगर आप लोगों ने स्पीडली कवर करना और अपनी समर वेकेशन को प्रोडक्टिव बनाना है तो लाजमी 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 ये सेशन ज्वाइन करें। जूम के ऊपर सेशन होगा 4 to 5 PM, 1 घंटा हम लोग पढ़ेंगे, और ग्रुप में मैं आप लोगों को टेस्ट भी शेयर कर दूंगी, तो वहाँ पे आप लोग अपनी असेसमेंट भी कर सकते हो। ओके, अपना ख्याल रखना, थैंक यू वेरी मच।